हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मैथ पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं नंबर सीरीज अर्थात संख्या श्रेणियों को लेकर। तो बने रहेंगे वीडियो में शुरू से आखिर तक, क्योंकि आज के टॉपिक्स जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं होने वाले हैं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये संख्या श्रेणियां है क्या। विभिन्न संख्याओं के अलग अलग पदों का एक समूह जिसमें क्रमागत आने वाले पदों में एक निश्चित अनुपात हो सकता है, निश्चित अंतर हो सकता है, या फिर निश्चित विभाजन हो सकता है। श्रेणियां होती हैं। अब ये श्रेणियां यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं, समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के रूप में, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में, हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के रूप में, या फिर चरघातांक की श्रेणी जो बीजगणित में आती हैं, या फिर क्रमचय संचय की श्रेणियां। उसके अतिरिक्त हम पढ़ते हैं लोगोरिथम सीरीज। अब चूंकि हम यहां पर कॉम्पिटिटिव मैथ अरिथमेटिक बेसिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें जो महत्वपूर्ण सीरीज होती है या तो विविध श्रेणी में आ जाती है, या फिर जो है निश्चित समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के रूप में होती हैं। यहां पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं एपी, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं जीपी। इसी प्रकार हार्मोनिक प्रोग्रेशन के शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं एचपी। अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी को विस्तृत रूप में, गुणोत्तर श्रेणी को फिर विस्तृत रूप में, हरात्मक श्रेणी को फिर विस्तृत रूप में। तो सब बात करते हैं आगे समांतर श्रेणियों को लेकर। समांतर श्रेणी या अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है उसे हम अपने शब्दों में अगर बोलते हैं तो मैं कह सकता हूं एक ऐसी सीरीज जिसके कोई भी क्रमशः आने वाले अर्थात क्रमागत दो पदों का जो अंतर होता है वो एक नियतांक होता है या फिर निश्चित संख्या होता है, जिसे हम सर्वांतर कहते हैं। यहां हम एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हैं किसी भी संख्या के टेबल्स अर्थात पहाड़ों को लेकर। जैसे हम 2 का टेबल बोलते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहां जब हम 2 का टेबल बोलते हैं तो इसमें हर बार हर इकाई पर 2 जुड़ता चला जाता है। वैसे ही अगर हम 3 का टेबल बोलते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो यहाँ पर हर बार हर इकाई में 3 जुड़ता हुआ जाता है। किसी भी संख्या के टेबल में वह संख्या बार बार क्रमशः जुड़ती चली जाती है। अब इसी चीज को अगर हम विपरीत दिशा में बोले, जैसे यहाँ पर चलो ले ही लेते हैं, 5 के टेबल को लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसी प्रकार आगे। हम देखते हैं कि 30 और 25 के बीच में जो अंतर है वो 5 का है, 25 और 20 के बीच में जो अंतर है वो 5 का है, 20 और 15 के बीच में जो अंतर है वो 5 का है, 15 और 10 के बीच में जो अंतर है वो फिर 5 का है, और यहाँ 10 और 5 के बीच में जो अंतर है वो फिर से 5 का है। मतलब हम यहाँ हर बार 5 को ऐड करते हुए चले हैं, या सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि ये जो है 5 का टेबल है तो इसमें 5 हर बार जुड़ा हुआ है। अब ये जो 5 हर बार जुड़ा हुआ है इसे हम बोलते हैं सर्वांतर। अब यहाँ हम बात करेंगे, यदि किसी एपी में जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम लेते हैं ए, और सर्वांतर को हम कहते हैं डी, तब जो एपी हमारे पास बनकर आएगी वो है क्रमशः है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और इसी प्रकार आगे को अनंत तक। अब यहां पर यदि बोलते हम एपी के पदों की संख्या n है, तब n वा पद या अंतिम पद, इसे हम L से संबोधित करते हैं, जो होगा वो होता है Tn।
और टी एन का जो मान निकल के आएगा वो आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, एपी के एन पद या अंतिम पद अगर हम एल मान लेते हैं तो इसका टी एन अर्थात अंतिम पद का जो मान निकल के आता है वो आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तथा एन पदों का योग सम ऑफ द नंबर स्टेप्स, इसे हम बोलेंगे एस एन। एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर चूंकि हमें अंतिम पद एल पता हो तो हम इसी सीरीज को सीधे सीधे बोल देते हैं एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। अगर हमें डी दिया हुआ है तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे, और अगर हमें डी ना देकर एल दिया हुआ है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोनों ही एस एन के लिए काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं समांतर श्रेणी की कुछ विशेष स्थितियों के लिए। यदि किसी एपी में सर्वांतर डी दिया हुआ है और इसके पदों की संख्या जो है अर्थात एन का जो मान है वो एक विषम संख्या है, अर्थात एन का मान अगर हमें 1, 3, 5 नंबर्स में दिया हुआ है तो इसके लिए हम जो समांतर श्रेणी का प्रारूप तैयार करते हैं या फिर समांतर श्रेणी तैयार करते हैं उसमें मध्य पद को हम ए लेते हैं और फिर उसके दोनों तरफ के पदों में योग और अंतर करते हुए श्रेणी बनाते हैं। अगर 3 पद हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ये पद होंगे। अगर एन का मान 5 है तो उसके लिए ए प्लस 2d और वैसे ही प्रथम पद को ए माइनस 2d करके लेते हैं। अगर हमारे पास 5 की जगह 7 पद होते तो यहाँ पर ए प्लस 3d होता और इधर को ए माइनस 3d होता। पदों की संख्या इसी प्रकार लेफ्ट और राइट में बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार यदि n के सम मान हमें दिए हुए हैं तो सम मानों के लिए जब हम सीरीज बनाएंगे तो यहां जो सीरीज होंगी उनके मान क्रमशः a माइनस डी और a प्लस डी के रूप में आते हैं। अगर हमारे पास n बराबर 2 है, यहाँ पर अगर हम n बराबर 2 लेते हैं, 4 लेते हैं या 6 लेते हैं आगे को, तो n बराबर 2 होने पर जो पद होंगे वो a माइनस डी और a प्लस डी के रूप में होंगे। अगर n बराबर 4 है तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 2d के बराबर है, तो यहाँ पर 2d हर बार जोड़ते हुए चलेंगे। a अगर 2d इसमें जोड़ दिया जाए तो ये बनता है 3d, और इधर को अगर 2d घटा दिया जाए तो ये बनता है a माइनस 3d। इसी प्रकार यदि अगर n का मान 6 होता है तो इधर को हम राइट हैंड में जोड़ते हैं a प्लस 5d, और वैसे ही लेफ्ट हैंड में जुड़ता है a माइनस 5d। ओके, अब आगे समांतर श्रेणी को अच्छे से समझने के लिए किसी एग्जाम्पल को हम यहां पर सरल करके देखते हैं। ओके, यहां हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 7, 9, 11 आगे को एटसेट्रा एटसेट्रा का जो nवां पद है वो क्या है और 19वां पद क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो सीरीज है ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 11 और 9 के बीच का जो डिफरेंट है वो 2 है, 9 और 7 के बीच का डिफरेंट भी 2 है, 7 और 5 के बीच का डिफरेंट है वो भी 2 है। मतलब हर बार जो अंतर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं जो डी का वैल्यूएशन है वो है 2, और यहाँ पर जो एपी का प्रथम पद है वो हमारे पास है 5। ए और डी हमें यहाँ सीरीज से प्राप्त हुए। अब सीरीज से प्राप्त होने के बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं एन पद की। तो ये तो हमें पता चला है कि ये एपी है, तो एपी का जो एनवां पद होता है अभी अभी हमने चर्चा की है पी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ हमसे कहा गया है
कि 19वां पद क्या होगा। अगर हम यदि n बराबर 19 ले लें तो n बराबर 19 लेने पर हमें जो T19 वो प्राप्त होगा, वो होगा 5 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी अर्थात 2। यहां हम देते हैं 5 प्लस 19 में से 1 जाता है 18, 18 की 2 से गुणा होती है 36, और 36 और 5 होते हैं 41। अब चूंकि सवाल में पूछा गया था n पद और 19वां पद, अगर यहीं पर हमसे पूछ लिया जाता कि n पदों का योग कितना है, या पूछ लिया जाता कि 19 पदों का योग कितना है, अगर हमसे बात करी जाए n पदों के योग की, तो इसे हम बोलते हैं Sn, और Sn का मान होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि यहाँ पर हमें जो है n बराबर 19 दिया हुआ है और 19वां जो पद है हमें 41 ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसे हम l मान सकते हैं। तो l के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर S19 ज्ञात करना चाहूँ तो S19 ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ 19/2 और इस ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी आंसर आ सकता है, लेकिन हमें तो l का मान ऑलरेडी पता है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे करते हैं a प्लस l। a प्लस l से हमें जो आंसर यहाँ प्राप्त होगा वो होगा 5 प्लस 41 का एड और 19/2, मतलब 41 और 5 होते हैं 46, इसे हम लिख सकते हैं 19 गुणा 46 और बटे 2। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 23, और 19 के 57 का 7 हासिल लगे 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 437। मतलब समांतर श्रेणी के n पद क्या होता है, n पदों का योग क्या होता है, अगर हमें आता है, सूत्र हम जानते हैं, तो समांतर श्रेणी के किसी भी सवाल को हम बड़ी आसानी से आंसर ला सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर 2 अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लेकर। देखिए, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी की चर्चा इससे पहले भी हम नंबर सिस्टम एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारी एक्सरसाइज ही नंबर सीरीज को लेकर है, तो नंबर सीरीज में गुणोत्तर श्रेणी की हम दोबारा से यहाँ बात करने वाले हैं। गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है या स्थिर होता है, इसे हम सीधे सीधे नियतांक भी बोल सकते हैं, और इस नियतांक को गुणोत्तर श्रेणी में हम बोलते हैं सार्व अनुपात। यदि किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थात जीपी का प्रथम पद ए और सार्व अनुपात आर है, तब जो जीपी है उस जीपी को हम एक प्रारूप दे सकते हैं ए आर स्क्वायर AR पावर 3 और इसी प्रकार आगे सो किसी भी जीपी में जब हम बात करते हैं nवें पद की, तो यहां जीपी का nवां पद, जीपी का जो nवां पद होता है वो होता है Tn इक्वल A इंटू आर पावर n माइनस 1। अब चूंकि nवें पद को हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं, L लास्ट स्टेप या अंतिम पद, तथा जीपी के n पदों का योग, द सम ऑफ n स्टेप्स अर्थात Sn इक्वल, हम समांतर श्रेणी का योग जब करते हैं तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, लेकिन यहां पर जो जीपी है, जीपी में जो n पदों का योग होगा अर्थात Sn वो 2 प्रकार से होगा, क्योंकि जो अनुपात है, अनुपात
एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जब यहां हमारे पास r का जो मान है वो एक से बड़ा है, तो हमारे पास जो सूत्र बनता है Sn इक्वल टू a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बनता है, जबकि यहां r ग्रेटर देन 1 तथा Sn का मान a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r भी हो सकता है, जबकि r लेस देन 1। ओके, अब बात करते हैं जीपी की कुछ विशेष स्थितियों को लेकर। यहां यदि जीपी के जो पद हैं वो अनंत हैं, तो जीपी के अनंत पदों के लिए जो एस इन्फिनेटिव आएगा, अर्थात अनंत पदों का योग आएगा, वो आएगा a अपॉन 1 माइनस r। r का मान एक से छोटा होने पर, या फिर a अपॉन r माइनस 1, r का मान एक से बड़ा होने पर। अब यदि जीपी का सार्वधातुक अनुपात r हमें पता है, तब किसी जीपी में n का मान विषम संख्या है, जैसे एपी में n का मान सम और विषम था, तो हमने जो है वहां पर a प्लस डी ए माइनस डी का यूज किया था। वैसे ही यहां पर जब जीपी में n का मान विषम संख्या होता है, तो जीपी के पदों को लेने के लिए हम मध्य पद को a बोलते हैं, और अगर n बराबर 3 है, 5 है या 7 है, तो यहाँ n बराबर 3 के लिए हम यहाँ करते हैं ए आर तीसरा पद, a को दूसरा पद और a अपॉन r को प्रथम पद। इसी प्रकार यदि n बराबर 5 है, तो यहाँ पर हम पांचवें पद को करते हैं ए आर स्क्वायर और प्रथम पद को करते हैं a अपॉन r स्क्वायर। मतलब जिस प्रकार पदों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे ही यहाँ पर श्रेणी के पद भी अपना रूप लेते जाएंगे। किंतु यदि n का मान सम संख्या है, तो सम संख्या होने की स्थिति में हम यहां जो प्रथम पद और द्वितीय पद लेते हैं वो a अपॉन r तथा a r को लेते हैं। अब यहाँ पर a अपॉन r और a r में जो अनुपात है वो r स्क्वायर का है, तो r स्क्वायर का अनुपात है। तो अगर हमारे पास n बराबर 2 है तो पद इस तरीके से आएंगे। अगर n बराबर 4 है या 6 है, तो हम यहाँ पर r स्क्वायर को गुणा में और भाजक के रूप में बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर चौथा पद बनेगा ए आर क्यूब और यहाँ प्रथम पद बनेगा a अपॉन आर क्यूब। वैसे ही अगर n बराबर 6 है, तो यहाँ जो छठा पद बनेगा वो बनेगा ए आर पावर 5, और इधर को जो प्रथम पद बनेगा वो बनेगा a अपॉन आर पावर 5। अब बात करते हैं हरात्मक श्रेणी को लेकर। देखिए, हरात्मक श्रेणी अर्थात हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है, ये समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है। मतलब अगर हमारे पास कुछ पद ए बी सी डी ये एपी में है, तब इनका व्युत्क्रम यानी कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी ये एचपी में होंगे। मतलब अगर हमें हरात्मक श्रेणी के पद निकालने हैं तो हम समांतर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम कर देते हैं। वैसे ही अगर हमें हरात्मक श्रेणी का nवां पद निकालना है तो समांतर श्रेणी के nवें पद का व्युत्क्रम करते हैं। अब यहां पर बात अगर करें हरात्मक श्रेणी के दो पदों को लेकर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास a और b ये दोनों पद
HP में है तब 1/A और 1/V ये दोनों ही AP में होंगे। मतलब अगर A और B HP में है तो इनके व्युत्क्रम AP में होंगे। यदि अगर A और B AP में होते हैं तो इनके व्युत्क्रम HP में होंगे। मतलब व्युत्क्रम बनाने के लिए हमें 1/AP करना ही है। अब यहां हमें पता चल चुका है कि 1/A और 1/B AP में है, तो AP का जो मध्य होता है, AP का समांतर माध्य जो होता है वो होता है दिए गए पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि पदों में जो पद हैं वो 2 हैं, तो हम दोनों पदों को जोड़ते हैं और इनका आधा कर देते हैं क्योंकि पदों की संख्या 2 है। अब इस 2 के हिसाब से अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये जो मान बन के आएगा, ये मान बन के आएगा हमारे पास A + V अपॉन 2AB। अब ये जो AP का समांतर माध्य बन के आया है, अगर हमें HP का समांतर माध्य चाहिए तब HP का माध्य, तो HP का जो माध्य बनेगा वो बनेगा HM, और इस HM को हम बोलेंगे 2AB अपॉन A + V। ओके। अब यदि A, B AP में है, इससे पहले हमने बात की है HP में है, तो HP में होने पर जो हमें HM प्राप्त हुआ है वो हुआ है 2AB अपॉन A + V। अब मान लो कि जो A और B है ये AP में है अर्थात समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में होने की स्थिति में जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य, या इसे हम बोल सकते हैं AM। तो ये जो AM होगा ये होगा A + V अपॉन 2, क्योंकि समांतर माध्य के लिए हमारे पास सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां पर 2 पद हैं तो दोनों का योग बटे पदों की संख्या अर्थात 2। तथा यदि A, V GP में है तब गुणोत्तर माध्य अर्थात इसे हम बोल सकते हैं GM। ये जो होता है ये होता है √A × V। हमने यहां पर सीखा है A और B HP में है तो हरात्मक माध्य बनता है 2AB अपॉन A + V। A और B AP में है तो समांतर माध्य बनता है A + V अपॉन 2। यदि A और V GP में है तो गुणोत्तर माध्य बनता है √A × V। अब हम AM, GM और HM अर्थात समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध को सीखते हैं। यदि 2 पद क्रम से हैं A तथा B हैं तब हमने सीखा है कि जो AM अर्थात समांतर माध्य होता है वो A + V अपॉन 2 होता है। फिर GM अर्थात जो गुणोत्तर माध्य होता है वो √A × V होता है। तथा जो HM अर्थात हरात्मक माध्य होता है वो 2AB अपॉन A + V होता है। तब हम यहां पर देखते हैं कि जो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य है इन दोनों का गुणनफल, समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य की अगर हम गुणा करते हैं तो यहां पर समांतर माध्य है हमारे पास A + V अपॉन 2 और जो हरात्मक माध्य है वो है हमारे पास 2AB अपॉन A + V। यहां हम देख पा रहे हैं कि AB से AB कैंसिल होता है और 2 से 2, तो जो मान हमें बचकर आया है वो है हमारे पास A × V, या सीधे सीधे हम बोल रहे हैं AB। ये जो A × V है ये हमें यहाँ पर अर्थात GM में रूट के रूप में प्राप्त है। अगर मैं इसे रूट के रूप में करना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं √A × V का होल स्क्वायर। अर्थात हम यहां पर देखते हैं कि जो समांतर माध्य है
और हरात्मक माध्य है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो गुणोत्तर माध्य का वर्ग होता है। इस समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य के वर्ग से हम कुछ क्वेश्चंस की विशिष्ट स्थितियों में आंसर प्राप्त करेंगे। ओके, तो आज के लिए नंबर सीरीज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको आया होगा ज्यादा से ज्यादा पसंद। यदि वीडियो को वास्तव में आपने पसंद किया है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।